जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए देखिए बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के लिए आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जो स्टार्ट किया गया है और इसमें देखिए कुल 12 सेट है और इसमें आप लोग को देखिए कि 4 सेट आप लोग को कंप्लीट किया जा रहा है। इस वीडियो में आप लोग को 4 नंबर का सेट देखने को मिलेगा और यह क्वेश्चन बैंक है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को 11 से 22 तक यानी 2011 से 22 तक में सभी प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए फ्रेंड्स। और देख लीजिए वॉल्यूम 1 है और रुक्मिणी प्रकाशन का है, तो इसको अच्छे से देखिए। और देखिए यहाँ पे आप लोग को पोस्ट आप लोग को बढ़ गई है। पहले आप लोग को पोस्टों की संख्या आपको कितना था, तो 11,098 था, 11,098 पोस्ट था। लेकिन अभी देखिए आज कल का नोटिस में यहाँ पे आप लोग को यानी कि 1101 पोस्ट आप लोग को बढ़ गया है। तो आप लोगों को कुल टोटल यहाँ पे देखिए पोस्टों की संख्या 12,199 हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए अभी बीएसएससी के द्वारा जो यहाँ पे निकाला गया है, तो देखिए अभी समझिए कि बीएसएससी जो है आपको यहाँ पे मिशन मोड में काम कर रही है। तो आप लोग समझिए कि आप लोग को भी मिशन मोड में आना होगा और आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को 3 नंबर तक आप लोग को अपलोड कर दिया गया है इसका सेट, तो 3 नंबर तक जा करके देख लीजिए। प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, प्ले लिस्ट में सभी आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा, यह बहुत ही आप लोग को मेहनत करके यह वीडियो आप लोग को तैयार करते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देखिए, अच्छा लगे आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए देखिए इसका पहला क्वेश्चन। देखिए सब्सक्राइब इस तरह से करना है फ्रेंड्स से, और आप लोग को यहाँ पे नहीं, यह आप लोग को टिक लगता है, यह गलत हो जाएगा। यहाँ ऑल पे करना है, ऑल पर रहेगा तभी नोटिफिकेशन आप लोग को जाएगा। और इस तरह का देखिए सही पे टिक लग जाएगा तो समझिए कि सही हो गया। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ और वे थे, तो यह क्या थे? तो देखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, यह साहित्यकार थे और नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार देखिए 1982 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और देख लीजिए फ्रेंड यहाँ पे 14 का करेंट अफेयर है, तो 14 का आप लोग को अभी नहीं पूछेगा वर्तमान में, अभी आप लोग को याद रखना होगा 2023, 22, 21 तक का आप लोगों को करेंट अफेयर देखना होगा। तो आप लोग करेंट अफेयर पर भी ध्यान दीजिएगा। और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं करेंट अफेयर भी ऐसे आप लोग को हम कंप्लीट कराएंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न देखिए कि वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए यह 14 की बात है, तो 14 में देखिए पेट्रा क्वितोवा जीता था यहाँ पे। और अभी वर्तमान में आप लोग को देखना होगा, तो 2023 की बात देख लिया जाए तो 2023 में किसने जीता था? तो देखिए किसने जीता था, कार्लेज अल्कराज, ठीक है, कार्लेज अल्कराज जीता था। और किसे हरा कर जीता था? तो देखिए यह आपको नोवाक जोकोविच को हरा करके कार्लेज अल्कराज यह आपको विंबलडन 2023 वाला जीता है। चलिए तो करेंट अफेयर आप लोग भी देखिएगा। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए इसमें 3 का कि कौन सा सही नहीं है, तो देखिए यह तो दक्षिण अफ्रीका जोहानसन वर्ग यह सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे राज्य और राजधानी, यहाँ पे देश और यहाँ पे राजधानी की बात की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इसका दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हो जाता है आप लोग को प्रिटोरिया होता है। क्या? प्रिटोरिया, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। बाकी यहाँ पे सभी देख लीजिए कि जैसे मिस्र का काहिरा हो जाएगा, सूडान का खार्तूम हो जाएगा और केन्या का नैरोबी राजधानी है। और अगर पूछा जाए कि दक्षिणी सूडान जो है 2011 में दक्षिणी सूडान एक अलग राष्ट्र बना था, तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा दक्षिणी सूडान का? तो दक्षिणी सूडान का राजधानी जुब्बा है। और दक्षिणी सूडान जो है आपको 193वां देश से शामिल हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। 93वां अगर पूछा जाता है कि 193वां देश कौन था, तो यही आपको दक्षिणी सूडान हो जाएगा, दक्षिणी सूडान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर में देख लेते हैं कि द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए इनका आपको द गाइड का लेखक यहाँ पे आर के नारायण हो जाएंगे। और इनके द्वारा और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा मालगुडी डेज, याद रखिएगा मालगुडी डेज, ठीक है। और एक इनके द्वारा और है आपको कि द डार्क रूम,
ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा और यह इनके महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आगे अगर यहाँ पे आर के लक्ष्मण दिया गया ऑप्शन ए में, तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया, क्या लिखा गया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया लिखा गया था आर के लक्ष्मण के द्वारा। लेकिन इस नंबर को देख लेते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड किस नदी पर हो जाएगा, तो महानदी पर हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा, महानदी पर अवस्थित है। और अगर इसके बारे में जान लीजिए कि महानदी निकलती कहाँ से है, तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से यह निकलती है महानदी। और अगर इसके बारे में और जान लीजिए महानदी की लंबाई कितनी है, तो 1800 देखिए 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 885 किलोमीटर लंबाई यहाँ पे महानदी की हो जाएगी। और अगर इसका पूछा जाए कि महानदी की सहायक नदी कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए कौन हो जाएगा, तो ब्राह्मणी हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा। और दूसरा आपको वैतरणी हो जाएगा, वैतरणी याद रखिएगा। अगर सहायक नदी पूछा जाए यहाँ पे महानदी की, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ब्राह्मणी और वैतरणी को। और अगर इसके बारे में और देखा जाए कि महानदी पर जो सबसे जो बड़ा बांध है, हीराकुंड जो बांध है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। आपको लंबा बांध हो जाएगा यह विश्व का सबसे, हीराकुंड बांध। चलिए, और अगर दामोदर नदी पर पूछा जाए कि दामोदर नदी पर बना जो था आपको, तो वह 1948 ईस्वी में भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना बना था, स्थापित किया गया था 1948 ईस्वी में। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में किसका होता है, तो धान का होता है। सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक क्षेत्र में पूछा जाए तो धान का ही होता है। और धान यह जो आपको है यह क्या हो जाएगा, खरीफ है, खरीफ फसल हो जाएगा धान, ठीक है। और गन्ना भी खरीफ फसल है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं रबी फसल है, याद रखिएगा। और इसका देखिए अगर पूछा जाता है कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन है, तो विश्व का मुख्य खाद्य फसल आपको गेहूं हो जाएगा। विश्व का गेहूं ही है, याद रखिएगा इस बात को, गेहूं विश्व का है। अगर पूछा जाए कि भारत के केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो कटक में है, याद रखिएगा कहाँ है, कटक में है। और अगर पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मनीला हो जाएगा, ठीक है, मनीला हो जाएगा, याद रखिएगा। कटक में क्या हो जाएगा, केंद्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला हो जाएगा। तो चलिए, और चावल में पाया जाता क्या है, तो थाइमिन, देखिएगा याद रखिएगा, थाइमिन जो है आपको चावल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। और आगे यहाँ पे देखिए 7 नंबर देख लेते हैं कि दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार किस देश की हो जाएगी, तो देखिए इराक का दिनार हो जाएगा। और चीन की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो चीन का आपको युआन हो जाएगा, युआन हो जाएगा, ठीक। और अगर ईरान की बात किया जाए, ईरान की, तो ईरान का क्या है, ईरान का रियाल है, ईरान का रियाल है। और इंडोनेशिया की बात किया जाए तो इंडोनेशिया के क्या है, तो इंडोनेशिया के आपको रुपी है, क्या है, देखिए रुपया, ठीक है, इस तरह से रुपया लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए मालगुडी डेज आ गया। देखिए कि अभी आगे हम लोग चर्चा किए थे। और मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो देखिए इनका कौन हो जाएंगे, आप लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, आर के नारायणन के। अरे यहाँ पे और देख लीजिए, यहाँ जो आर के लक्ष्मण जो हैं ये क्या थे, तो यह एक कार्टूनिस्ट भी थे, ठीक है, यह कार्टूनिस्ट थे और हास्य कला कार्टूनिस्ट थे, और यह हास्य कला भी लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए मुल्क राज आनंद की बात किया जाए तो कुली, इनके द्वारा लिखा गया कुली बहुत ही बड़ा उपन्यास है, कुली लिखे थे यहाँ पे मुल्क राज आनंद के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसमें देखिए कि महारत्न कंपनी नहीं है, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है यह महारत्न कंपनी नहीं है। और देख लीजिए कि पावर फाइनेंस जो एक कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न जो था आपको, यह आपको अभी वर्तमान में बन चुका है, ठीक है, यह महारत्न कंपनी में शामिल हो गया है। तो इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। और आगे यहाँ पे जितना भी आप लोग को यहाँ सभी, जैसे यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह आपको महारत्न कंपनी हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सभी आपको महारत्न कंपनी है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो संख्या अभी वर्तमान में आपको 12 है, ठीक है, इसके पहले 11 था लेकिन अभी वर्तमान में 12 हो गया है। और 12वां कौन हुआ है, तो देखिए ऑयल इंडिया आपको अभी 12वां बन गया है, ठीक है, इसको बात को याद रखिएगा। अगर पूछा है कि नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, नवरत्न की, यहाँ तो महारत्न की बात हो रही थी, तो नवरत्न की कितना हो जाएगा, तो नवरत्न आपको देखिए नवरत्न आपको 13 है,
ठीक है, याद रखिएगा ये सभी बात। और चलिए आगे यहाँ देखते हैं 10 नंबर। देखिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो किस वन से जाना जाएगा, तो देखिए ऑप्शन डी आपको हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि गंगा की लंबाई कितनी है कुल, तो गंगा की लंबाई आपको 2525 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी बात को, 2525 हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि गंगा निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल के खाड़ी तक जाकर के यह गिरती है। और यहाँ पे देखा जाए कि सुंदरवन जो डेल्टा है भारत और बांग्लादेश, कहाँ, भारत और प्लस बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में जा कर के यहाँ पे फैली हुई है कौन, तो सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में फैला हुआ है। और सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी अगर नदी डेल्टा पूछे तो सुंदरवन ही बनाती है। और सुंदरी नामक वन के कारण सुंदरवन नाम पड़ा था, याद रखिएगा। और इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर में देख लेते हैं कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो कालिदास प्रारंभ किया गया था, तो देखिए यह मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था। और अगर यहाँ पे और जाना जाए कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो देखिए यह रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के यह नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। और इनके द्वारा लिखा गया अगर पुस्तक की बात किया जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, मेघदूतम हो जाएगा। यह सब कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। फ्रेंड्स देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको पता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन चलिए अभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर देखते हैं कि देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखिए ये भी आपको करेंट अफेयर है, तो उस समय की बात है, तो उस समय में देख लीजिए कि गोवा में किया गया था, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखते हैं 13 को देख लेते हैं कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ देखिए बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा जी हैं। कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं। अगर यहाँ पे कालिदास की बात किया जाए तो कालिदास की बात तो जान ही रहे हैं आप लोग कि अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम ये सभी कालिदास का है। और चाणक्य की यहाँ देख लीजिए बात किया जाए तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और यह अर्थशास्त्र के जनक हैं, अर्थशास्त्र की रचयिता यही हैं, चाणक्य जी हैं। और इन्हीं को अच्छे से याद रखिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के यह कूटनीतिक गुरु भी थे, ठीक। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि पंचतंत्र को बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषा में अगर अनुवाद किया गया पुस्तक है तो यही आपको पंचतंत्र ही है। और आगे इसके बारे में और देख लेते हैं कि विष्णु शर्मा को गुप्त काल के लेखक कहा जाता है। विष्णु शर्मा जी हैं, यह आपको गुप्त काल के यह आपको लेखक हैं। और यहाँ पे अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात किया जाए तो यह आधुनिक भारत में खड़ी बोली के जनक हैं। खड़ी बोली के जनक कौन है, तो यह आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो देखिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे यहाँ देखिए कि वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो देखिए कब अलग हुआ था, तो देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा 1935 में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1935 में हुआ था। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 1824 से 26 तक में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, तो यह जान लीजिए आप लोग। तो यहाँ देखिए 18 से 26 तक में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक। और यह जो आपको संधि किस संधि से समाप्त हुआ था, तो देखिए यांडुबु, ठीक, यांडुबु की संधि के द्वारा यह समाप्त किया गया था। और यह संधि आपको हुआ था 1826 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको देखिए 1916 में हुई थी, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बात किया जाए कि शताब्दी समारोह मनाया गया था, तो 2015 में शताब्दी समारोह मनाया गया था पटना उच्च न्यायालय का। अगर यहाँ पे पूछा जाए अगर और आपको क्वेश्चन कि पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, एडवर्ड एम चेम्स। देखिए आपको लिख देते हैं यहाँ पे हम सीधा सीधी कि एडवर्ड एम चेम्स
यहाँ पर देख लीजिए 4 चामियार थे। क्या था? एडवर्ड एम्स चैम्स चामियार थे। कौन है? चामियार। ठीक है, ये सभी बात को याद रखिएगा, आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को जो बताया जा रहा है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि अभी वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो अभी 25 उच्च न्यायालय है। भारत में 25 उच्च न्यायालय है। अगर उच्चतम न्यायालय की बात किया जाए कि उच्चतम न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो देखिए उच्चतम न्यायालय में 33 मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, और एक प्रमुख होते हैं जो उससे भी मुख्य होते हैं। 33 न्यायाधीश होते हैं। ठीक, और एक आपको वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो अगर एक यहाँ मिला दिया जाता है तो आपको 34 हो जाता है। तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश सहित अगर पूछा जाए उच्चतम न्यायालय में तो 34 हो जाएंगे। इस बात को अगर आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है, तो आप लोग बताइए कि कौन है। आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि कौन है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 16 नंबर देखिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, देखिए आगे भी बताए थे, यहाँ भी आ गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो किसने किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और देख लीजिए यह जो आपको 1905 में इसकी स्थापना किया गया था। यह जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे तो यह 1905 में किया गया था। और 1905 में ही इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो कहाँ रहे थे, तो वाराणसी में रहे थे। कहाँ रहे थे, वाराणसी में अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के। और अगर इसके बारे में और जान लिया जाए कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था एम जी रानाडे। याद रखिएगा, एम.जी. रानाडे इनके गुरु का नाम था। और अगर यहाँ पे महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो यही थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आप लोग को बताया जा रहा है यह आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा ज़रूर। देखिए भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तो यहाँ पे देखिए 17 का आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुमानित खर्च जो है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद का 2.5, तो यह देखिए उस समय की बात है। और अभी वर्तमान की बात अगर किया जाए तो यहाँ भारत का रक्षा बजट जीडीपी का कितना है, तो जीडीपी का देखिए 2.03% हो जाएगा। यह रक्षा बजट की बात किया जा रहा है, ये नहीं कि यहाँ पे अनुमानित रक्षा, हाँ सॉरी, यहाँ पे रक्षा खर्च की बात था। और अभी यहाँ पे देख लीजिए कि भारत का रक्षा बजट जीडीपी का कितना है, तो 2.03% है। यह आपको 22-23 का आप लोग को बताया जा रहा है। और बजट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया है, बजट के बारे में अगर किया गया है अनुच्छेद तो देखिए 112 में। लेकिन यह आपको किस तरह से व्याख्या किया गया है, तो यहाँ पे व्याख्या किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में यहाँ पे व्याख्या किया गया है 112 अनुच्छेद में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 18 को देखिए कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, तो किस वर्ष बना था, तो देखिए यह आपको बना था 1975 में। कब बना था, 1975 में। 1975 में बना था 22वां राज्य। ठीक है, लेकिन अगर संशोधन की बात किया जाए संविधान संशोधन का, तो संविधान संशोधन का 36वां संशोधन हुआ था 1975 में, इसी पे बना था यह सिक्किम राज्य। चलिए आगे अगर देखा जाए अभी वर्तमान में अगर कितने राज्य और यहाँ पे केंद्र शासित राज्य होंगे, तो देखिए 28 राज्य हो जाएंगे और 8 केंद्र शासित राज्य हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 19 को देखिए कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ ऑप्शन आपको 1950 हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। और यहाँ 20 को देख लेते हैं कि श्रृंखला देखिए दिया गया है कि 1, 2, 6 और 24 और 120 का अगला अंक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे आपको किया गया है कि 1 और 2 के बीच की बात की गई है, तो यहाँ गुना 2 किया गया है, यानी 1 में 2 से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा। और 2 में गुना अगर 2 से किया जाए, यहाँ पे देखिए 2 से नहीं अभी 3 से किया जा रहा है, एक अंक बढ़ाते जा रहा है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे 6 में अगर 4 से गुना किया जा रहा है, गुना 4 से किया जा रहा है, तो देखिए 6 चौका 24 हो रहा है। और 24 में अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 से किया गया था यहाँ, और यहाँ 5 से अगर गुना किया जाता है, तो देखिए 24 में 5 से गुना करने के बाद आपको यहाँ पे 120 प्राप्त होता है। और अगर 120 में गुना 6 से करिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए 720 प्राप्त हो जाएगा, 720 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। 21 को देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की गई है, तो देखिए एनी बेसेंट थी, एनी
बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और यह जो जानते हैं, ये आयरलैंड की निवासी थी, आयरलैंड की मूल निवासी थी। कहाँ के? आयरलैंड की मूल निवासी थी। और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने अध्यक्षता 1917 में किया था, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी देख लीजिए सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू इन्होंने कब किया था अध्यक्षता? तो ये भी आपको 1925 में किए थे कानपुर में। ठीक है, 1925 में कानपुर में की थी सरोजनी नायडू। और अगर देख लीजिए, अगर कुल टोटल इसमें देखा जाए तो 3 महिला अध्यक्षता की थी, 3 महिला। एक महिला और थी नलिनी सेन। क्या? देखिए नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता थी। तो इन्होंने कब किया था? तो देखिए इन्होंने 1933 में और इन्होंने भी कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 3 महिला इसमें कुल टोटल अध्यक्षता की थी। कौन कौन? तो यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे मैथ 22 को यहाँ देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा भिन्न का सही आरोही क्रम में है। तो देखिए इसमें पहले हम सी को ऑप्शन के लेकर चलते हैं। चलिए 5/7 है, तो हम क्या करेंगे कि 7 से 5 में भाग दे देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 बैठाएंगे। ठीक है, 0 बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितना से लग जाएगा? तो यहाँ पे आप लोगों को लगेगा 7 से 49 लगेगा। ठीक है, 7 से 49 लगेगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 0 बैठाते हैं तो एक बार में लगेगा 7। चलिए इतना ही हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, फिर ये पहला का हो गया। फिर अगर यहाँ देखिए दूसरा में इसमें दिया गया 9/11 है। तो देखिए 9/11 है, तो क्या करेंगे कि 9 में 11 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 11/88 हो जाएगा, 8 से करेंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम इसको में 7 और 8 में करेंगे। तो 7 में यहाँ 7 में 8 से भाग अगर करते हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, आपको कितना प्राप्त होगा? तो 0.087 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि कौन क्रम में है। तो देखिए यहाँ पे पहला एक कम है, उसके बाद एक कुछ उससे ज़्यादा है, फिर उसके बाद यहाँ 87 है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को देख लेना है कि कौन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सी आप लोग को एकदम क्रम में ही है। तो इसी तरह से आप लोग सभी को हल कीजिएगा, आप लोग का आंसर एकदम आएगा और सही आंसर आएगा। इसको देखिए कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे बताएं अभी हम ऊपर में, वैसा ही सभी को आप लोग को, जैसे यहाँ 1/2 है तो 1 में 2 से भाग करना है। आप लोग को जब भाग कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा यहाँ पे कि इससे बड़ा है और इससे छोटा कौन है। तो यहाँ पे भाग करने के बाद आपको पता चलेगा कि यह जो है आपको 4/5 यह इससे यानी बड़ा है और इससे छोटा है। तो इसको इसी तरह भाग दीजिएगा, कुछ नहीं करना, 4 में 5 से भाग देना है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं 24 को कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो इसमें आपको 24 का आंसर डी हो जाएगा। यह 96 जो है आपको 80 से 20% अधिक हो जाएगा। और 25 को यहाँ देखिए कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल 1 पूर्ण धन प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 26 को देख लेते हैं। 26 को यहाँ पे देखिए और 26 का आंसर आपको ए हो जाएगा। इसको भी आप लोग उस 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसको योगफल 15 है। तो इसको यहाँ पे इसी तरह से हल कीजिएगा। और अगर देख लीजिए, अगर इसको आप लोग टेलीग्राम पे चाहते हैं PDF, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि टेलीग्राम पे इसका सोल्व किया हुआ PDF आप लोग प्रोवाइड कीजिए, तो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रोवाइड कीजिए टेलीग्राम पे इसका PDF सोल्व किया हुआ। 27 को यहाँ 27 को देख लीजिए, बी हो जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। और यहाँ देखिए 28 और 28 का आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए देखिए, क्योंकि मैथ बनाने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड, तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सोल्व कीजिएगा, आप लोग वीडियो को रोक करके, या तो आप लोग को सोल्व किया हुआ PDF दिया जाएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा उसके बाद ही। 29 को यहाँ देखिए, 29 का आंसर आपको बी हो जाएगा। और यहाँ 30 को देखिए और 30 का आंसर आपको बी हो जाएगा। यहाँ हम इसलिए आंसर बता दे रहे हैं कि आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर डायरेक्ट मिल जाए। 31 को यहाँ देखिए, 31 का आपको बी हो जाएगा। और यहाँ पे 32 को देखिए, 32 को और 32 का आंसर आपको ये यहाँ पे 33 और 33 का आंसर आपको सी हो जाएगा। और 34 को यहाँ पे देख लेते हैं और 34 का आंसर आपको डी है। और 35 को यहाँ देखिए और 35 का आंसर आपको ये हो जाएगा। 36 को देखिए और 36 का आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। 36 का आंसर आपको सी हो जाएगा। और यहाँ 37 को देखते हैं, 37 और 37 का आंसर डी है। और 38 और 38 का आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए मैथ हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग को GK GS आएगा, उसको हम फिर बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है
तो आप लोग को जल्द ही ये क्वेश्चन आगे दिखने को मिलेगा। यहाँ देखिए 39 और 39 का आंसर आपको डी हो जाएगा और 40 और 40 का आंसर भी डी है। चलिए इसको इसलिए हम बता दे रहे हैं कि आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आप लोग को आंसर यहाँ मिल जाए। 41 का डी हो जाएगा और यहाँ देखिए 42 का भी आप लोग को डी हो जाएगा। 43 देखिए 43 का आंसर आपको ये हो जाएगा। 44 और 44 का आंसर भी आपको यही हो जाएगा। और यहाँ देखिए 45 और 45 देखिए और 45 का आंसर सी हो जाएगा और 46 का आंसर आपको 46 का आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसके मिला लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 101 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके पहले रीजनिंग और मैथ था, तो मैथ और रीजनिंग आप लोग को हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 101 से। तो चलिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गाजर हो जाएगा। और यहाँ आगे देख लेते हैं कि गाजर जो है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में जो है ना कैरोटीन पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि B1 का रासायनिक नाम क्या है तो थायमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। ठीक। और विटामिन B12 का क्या नाम हो जाएगा, तो इसको नाम है आपको कोबाल्ट है। ठीक है, कोबाल्ट है, या इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन नाम नहीं होगा, इसको कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। ठीक है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ 102 है, तो कि भारत में जंगली गधे यानी घोड़े खूर, क्या कहा गया? घोड़े खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, यानी जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए यह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ? कच्छ के रण में। और यह कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में पाया जाता है। और असम के जंगल देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, असम में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा है असम में। तो यहाँ पे आप लोग को एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ देख लेते हैं 103 को। देखिए 103 में हो जाए कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यहाँ किसका घोतक है, तो यह किसका घोतक हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यानी आंधी या झंझावट की संभावना हो जाएगा। आंधी तूफान ज़्यादा आ जाएगा और यही जो आपको एक बैग जब नीचे गिरता है उसका पाठ्यांक तो होता है। और आगे अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम होने की संभावना रहती है। और इसका अगर देखा जाए कि बैरोमीटर में पारा का दाब जो है ना आपको पी से डिनोट किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 104 को। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। देखिए यह नहीं है। बाकी नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, जो है नीलगिरी जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है और यह आपको बायोस्फीयर में आता है। और यहाँ काजीरंगा भी हो जाएगा, सुंदरवन भी हो जाएगा। और काजीरंगा जानते हैं असम में हो जाएगा आपको, और सुंदरवन जो है आपको जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण इसमें कौन हो जाएगा, तो 105 का बी हो जाएगा आपको वायरस है। वायरस के कारण पोलियो होता है, वायरस के कारण पोलियो होता है। और इसको अगर देखा जाए कि 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 106 को देख लेते हैं कि ज्वालामुखी ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, देखिए यह आपको प्रशांत महासागर से हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 107 को। देखिए कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो एलिसा जो है ना आपको एड्स के लिए यहाँ पे जांच किया जाता है, एड्स के लिए जांच किया जाता है एलिसा। और यह आपको विषाणु यानी वायरस से होता है एड्स। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए अंगोरा ऊन। देखिए अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, तो अंगोरा ऊन जो है ना आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए अंगोरा जो है यहाँ पे सी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए खरगोश से हो जाएगा। यह आपको अंगोरा जो ऊन है ना आपको खरगोश से यहाँ प्राप्त किया जाता है। चलिए अगर यहाँ पर जानना जाए और कि मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया का विश्वविख्यात ऊन है। मेरिनो जो है आपको सबसे ज़्यादा विश्वविख्यात जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेरिनो ऊन। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अगर इसमें और बात किया जाए कि भारत में जम्मू और कश्मीर में ऊन अत्यधिक उत्पादित किया जाता है, सबसे ज़्यादा आपको अपना अगर देश में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ देखते हैं 9 को। देखिए कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ से होता है, तो देखिए महाराष्ट्र में होता है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे महाराष्ट्र में। और प्याज में कौन सी, आपको जानते होंगे कि प्याज में सल्फर होता है। क्या होता है? प्याज में सल्फर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ 110 को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक यहाँ ग्राह्यता रहता है, यानी सर्वग्राही। यहाँ कहिए कि सर्वग्राही कौन हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वग्राही होता है। अगर सर्वदाता की बात किया जाए तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी है बी ओ
यहाँ पे देखिए वो जो है आपको यह सर्वदाता होता है। 111 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो देखिए इसमें लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो 11 का ये हो जाएगा सेव से। देखिए ऑप्शन आपको सेव से हो जाएगा लोहा का सबसे। अगर चावल गेहूँ कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे स्रोत अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर चावल और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में वसा पाया जाता है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए जो नारंगी है, इसमें आप लोग को नारंगी में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखिए 112 में कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरा बाल्टी में गिराई जाए तो गिराई जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन बी होगा, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगा। क्या हो जाएगा, तैरेगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 113 को। देखिए कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि श्रव्य है या ऑडी, यहाँ पे ऑडिबल ध्वनि है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे 14 को देख लेते हैं कि तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो किसका होता है, तो 14 का बी देख लीजिए, नाइट्रोजन का होता है, पोटेशियम का होता है और फास्फोरस का होता है। ये सभी जो आपको इस 3 जो तत्व दिया गया है उर्वरक यानी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, फसल में दिया जाता है। और यहाँ 15 को देख लेते हैं कि दही का खटापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही का खटापन आपको देखिए लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है, तो डेसिबल का किसके लिए होता है, तो 16 का सी हो जाएगा, ध्वनि को मापता है डेसिबल्स में। और 117 को देख लेते हैं कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है ना आपको देखिए यहाँ पे स्ट्रेटोफियर पाया जाता है। क्या पाया था, स्ट्रेटोफियर, ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। और 118 को यहाँ पे देख लीजिए कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस यहाँ पे निमित्त है, तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, तो 18 का आंसर आपको सी हो जाएगा। हड्डियों के लिए या हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ पे देख लीजिए 119 को कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो देखिए इसके पहले ही बताए थे कि यहाँ पे बी और सी होता है, तो इसमें देखिए कि सी दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखा जाए 120 का, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, तो कितनी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 3 महीने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3 महीना। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि पंचायती राज से संबंधित जो संशोधन हुआ था, यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन हुआ था और अनुच्छेद आपको 40 में पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। और यहाँ 121 को देखिए कि कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें, तो एक्स और वाई का यहाँ पे मिलान करना है, तो देखिए जैसे कृष्णा हो जाएगा, तो कृष्णा को देखिए कि कहाँ जाके मिलेगा यह कृष्णा, तो यहाँ कृष्णा आपको महाबलेश्वर में जाएगा, ठीक है। और गोदावरी, तो गोदावरी कहाँ जाएगा, गोदावरी नासिक से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र आपको, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से, तो यह आपको शांगपो हो जाएगा। और यहाँ नर्मदा जो है आपको अमरकंटक से हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सही मिलान किया गया है। 122 को देख लेते हैं कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए, तो देखिए 7 होती है। और देखिए इसमें आप लोग को इस जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आप लोग पंचायत से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पंचायत से संबंधित भी देखना ज़रूरी है। और चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं 123 को कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, और इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है, तो किन से किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 123 का आपको डी हो जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 24 को कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही नहीं है, तो 24 का आंसर आपको ये हो जाएगा कि देखिए उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान करता है, यह में मुखिया नहीं करता है, इसमें आप लोग को वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, तो किसे देगा, तो 125 को देखिए डी को जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। यह बात को आप लोग याद रखिए, कई बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि देखिए भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी से संबंध रखता है, तो देखिए यहाँ पे 10वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची हो जाएगा। 27 को देख लें कि भारतीय संविधान के धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि यहाँ पे प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने में मना कर देता है तो कितने दिनों बाद यह विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो कितने दिन बाद? तो इसको देखिए कि 14 दिन के बाद ही माना जाता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए 28 का कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो किससे लाया गया था? तो ये आपको 42वां हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन। चलिए यहाँ देख लेते हैं 129 को कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो देखिए नगर पालिका से हो जाएगा और पंचायत, यहाँ जो ग्राम पंचायत है आपको 73वां से होता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना के गठन हुआ है और इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो किस में होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अनुसूची 1 में होता है। ठीक है, और यह कब अलग हुआ था? तो 2014 में। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो इसमें राज्य पार्टी कौन हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जो है यह आपको राज्य पार्टी हो जाएगा, बाकी यह सब केंद्रीय स्तर की पार्टी है। चलिए आगे यहाँ पे 32 नंबर देखिए कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर आपको जीवी मावलंकर थे। और 133 को देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो देखिए सी में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में नहीं है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक यानी विधान परिषद है। और बिहार में विधान परिषद की संख्या जो है आपको 75 है। कितना है? 75 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 34 को यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की कितनी सीट बिहार में है? तो राज्यसभा के कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ 35 को देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुमानित आबादी है। तो बिहार में कितने अनुमानित 2011 की बात की जा रही है? तो 35 का आंसर आपको सी हो जाएगा। 10 करोड़ था उस समय और अभी तो बढ़ गया होगा ढेर ही। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की है। तो कितना हो जाएगा? तो 36 का आंसर आपको बी हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 37 को कि बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल कितने ज़िले हो जाएंगे? तो देख लीजिए यहाँ पे अभी आप लोग को 38 ज़िला है। कितना है? 38 ज़िला हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है और डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो डुरंड जो है आपको देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होता है और भारत और पाकिस्तान के बीच आपको रेड क्लिफ हो जाएगा। और आगे चलिए देख लेते हैं 39 को देखिए फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ था फीफा का? तो देखिए उस समय की बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन ब्राज़ील में हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। और अगर 2022 में अगर पूछा जाए तो 2022 में कतर में हुआ था, कतर में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 140 को देखिए कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर एक नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को एक नाम से और जाना जाता है, तो 40 का बी हो जाएगा। ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या? ल्यूकेमिया कहा जाता है। 141 देखिए कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 मंगलयान जो है 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? देखिए आपको आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा हो जाएगा। श्रीहरिकोटा जो आपको आंध्र प्रदेश में है। और अभी वर्तमान में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यह भारत के वहाँ चंद्रमा पर जाकर के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के यहाँ पे लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग किया है और भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 142 को उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहाँ से नहीं गुजरती है? तो म्यांमार से नहीं गुजरती है, बाकी चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। 143 देखिए कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल आपको बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन से संबंधित है। 144 देखिए कि कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो कीनन स्टेडियम आपको हो जाएगा यहाँ देखिए जमशेदपुर है। कीनन स्टेडियम आपको जमशेदपुर में है। और यहाँ 45 को देखिए कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी का कहाँ हो जाएगा? सुवा है। फिजी की राजधानी सुवा हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
तो 46 देखिए कि शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो 46 का आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी हो जाएगा। और यहाँ देखिए 47 की कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और 148 देखिए निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो देखिए गोरा नहीं हो जाएगा। यह गोरा जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 149 को देखिए कि वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है। तो भारत रत्न देखिए किसे दिया गया था, तो ये आपको सी हो जाएगा ऑप्शन, कि देखिए एस.आर. तेंदुलकर और प्रोफेसर C.N.R. राव को दिया गया था। ऑप्शन सी, 14 की बात की जा रही है। ठीक है, और आगे यहाँ देखिए 50 को देखिए कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और देखिए औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है और 3 दिसंबर 1984 का रिसाव वास्तव में हुआ था। तो यहाँ देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन, आपको सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही मेहनत से यहाँ तक 150 आप लोगों को क्वेश्चन को हल किया गया है और आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए अगला आपको जल्द ही नेक्स्ट हल प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा।